पहलगाम हमले के करीब 24 घंटे बाद यह साफ हो गया है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान है। पहलगाम में पहुंचे 6 आतंकी सिर्फ मोहरा थे। इन मोहरों को चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरान हैं। शुरुआती जांच में कई सबूत सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। आतंकियों को किन किन को और कैसे पर्यटकों को निशाना बनाया जाना है, एक संदेश पाकिस्तान से आ रहा था। और इस हमले के बाद भारत में गुस्सा है, पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान की सेना से लेकर वायुसेना तक अलर्ट है। उनको अनहोनी का डर सता रहा है। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर में कैसे ये खौफ है, इसकी एक एक जानकारी अब रखेंगे आपके सामने। आगे की क्या रणनीति वो बना रहे हैं उसको लेकर करें खुलासा। उससे पहले पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर यह है कि तीनों सेनाओं के चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया है। सेना अध्यक्षों ने कहा है कि हम हर वक्त किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में एनएसए, अजीत डोभाल, सीडीएस, अनिल चौहान मौजूद थे। इसी बैठक के बाद आज शाम सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें रक्षा मंत्री सेना की तैयारी के बारे में देंगे जानकारी। फिलहाल पहली सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां यह खबर है कि कैसे तीनों सेनाओं के चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया है। और सेना अध्यक्षों ने क्या कहा है? सेना अध्यक्षों ने कहा कि हम हर वक्त किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। और करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में किस तरीके से एनएसए, अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में बड़े फैसले हुए हैं। इसी बैठक के बाद अब से थोड़ी देर बाद शाम सीसीएस की बैठक होनी है, जिसमें रक्षा मंत्री सेना की तैयारी के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। हालांकि इस महत्वपूर्ण बैठक में 2.5 घंटे तक इस हमले के बाद के हालात और उसके बाद हर परिस्थिति की तैयारी को लेकर जो खबर आई है उसके बारे में एक एक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी मुझे ज्वाइन करेंगे। और सुमित से मैं करूंगी सवाल इसी बैठक के बाद आई सबसे बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि आतंकी हमले को लेकर जिस तरीके से 2.5 घंटे तक ये बड़ी बैठक हुई है उसमें महत्वपूर्ण खबर है तीनों सेनाओं के चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया है। सेना अध्यक्षों ने कहा है कि हम हर वक्त किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। और करीब 2.5 घंटे तक हुई इस बैठक से जो बड़ी खबरें सामने आई हैं, आपको बता दें इसी बैठक में एनएसए, अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे। और बैठक के बाद आज शाम सीसीएस की जो बैठक होनी है, रक्षा मंत्री सेना की तैयारी के बारे में जानकारी देंगे। तो इसी बड़ी मीटिंग को लेकर 2.5 घंटे तक हुई अहम बैठक के बारे में फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उसके बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, बैठक के बाद क्या बड़ी खबर? देखिए, बैठक के अंदर करीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुख थे, सीडीएस मौजूद थे। और इस पूरी बैठक के अंदर जो लगातार बातचीत हुई वो ना सिर्फ सिक्योरिटी रिव्यूज, यानी सबसे पहले कि इस समय मौजूदा हालात कैसे हैं, हमारी सेनाएं, हमारी जो फोर्सेज हैं वो कहां कहां पर सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठा रही हैं, सिक्योरिटी रिव्यू लिया गया। और उसके बाद परिस्थितियों को कैसे जांचा परखा जाए और परिस्थितियों के लिए कैसे तैयार किया जाए अपने आप को, इसको लेकर भी 2.5 घंटे की इस बैठक के अंदर कई बातचीत हुई, कई चीजों के ऊपर विचार किया गया, कई रिव्यूज देखे गए। और तीनों सेनाओं की तरफ से सुमित, माफ कीजिएगा, आप ही की बात के तहत इसको समझना चाहूंगी। सेना अध्यक्षों ने कहा कि हम हर वक्त किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार, मतलब क्या है? देखिए सुरभि, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। परिस्थिति अभी के ताजा हालात में सबसे बड़ी सिक्योरिटी या सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर की जो सिक्योरिटी है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। इसके लिए उनको यह भी बताया गया कि इस समय जम्मू कश्मीर में कितने फॉरेन टेररिस्ट जो है इन्वॉल्व है। और इसके अलावा यह भी बताया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर जो बाहर जहां से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं ये आतंकी, उन जगहों पे कौन कौन से फोकस एरिया स्पॉट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो ना सिर्फ कश्मीर के अंदर दोबारा से बड़े ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, बल्कि जहां से ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जहां से वो स्पॉट्स हैं, आप कह सकते हैं जिनको जहां से ये इनका पूरी मूवमेंट हो रही है, उन जगहों को भी अगर अटैक करना पड़े, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करनी पड़ी, उनको लेकर भी सारी चीजों परिस्थितियां
रिव्यू की गई और अभी के ताजा हालात के बारे में भी रक्षा मंत्री को बताया गया। सुरभि, इस समय जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर बताया गया करीबन 125 से 130 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अभी एक्टिव हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या कश्मीर के अंदर ही है। तो हो सकता है कि सेना उन हॉटस्पॉट्स को, चाहे वो आप कह सकते हैं कि साउथ कश्मीर का इलाका हो, नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो, इन सभी इलाकों के अंदर अपने बड़े ऑपरेशन सुमित, एक बड़ी बात आपने कही है कि हर परिस्थिति को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट है। उन पॉइंट्स का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, तस्वीर में इस वक्त दिखा रही हूं आतंकियों की, वो तस्वीर जिसमें सुलेमान शाह आतंकी का नाम है, अबू तलहा एक आतंकी का नाम है। इनको लेकर फिलहाल क्या क्या बड़ी जानकारी अभी तक सामने आई है, क्योंकि इनकी गतिविधियां क्या थी ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये कब से इस इलाके में मौजूद थे, रेकी को लेकर जिस तरीके से अभी तक खबरें आई हैं, बड़ी खबरें, और इसी के बारे में सुमित आपसे करूं सवाल, उससे पहले सूत्रों से आ रही एक और सबसे बड़ी खबर, और ये पहलगाम हमले के बाद सूत्रों से आ रही वो खबर है आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। और जम्मू कश्मीर में 120 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं, हालांकि 110 से ज्यादा विदेशी आतंकी एक्टिव, और घाटी में करीब 10 लोकल आतंकी। जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त कर रहे थे, क्योंकि जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, जो हालात इस वक्त हैं, उसी को देखते हुए की जा रही तैयारी के तहत ये एक और सोर्सेस के हवाले से सबसे बड़ी खबर है, जहां आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी को देखते हुए हुई मीटिंग, और साथ ही इंपॉर्टेंट इनपुट। अंकित मेरे सहयोगी जो कि फील्ड से लगातार हमें एक एक जानकारी दे रहे हैं, पहलगाम में भी मौजूद रहे और उस एक्शन को लेकर कैसी गतिविधियां वहां पर देखी गई, उनसे करूं सवाल। उससे पहले ये एक और सबसे बड़ी खबर बता रही हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 120 से ज्यादा आतंकी एक्टिव, 110 से ज्यादा विदेशी आतंकी एक्टिव, और घाटी में करीब 10 लोकल आतंकियों की मौजूदगी के तहत इस वक्त जारी ऑपरेशन के बारे में क्या खबर अंकित? सबसे अहम बात ये कि लोकल टेररिस्ट जो है उनका फिगर कम है, लेकिन जो एफटी है उनका फिगर ज़्यादा है। लेकिन इन सब के बीच पहलगाम ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है। सर्च एंड हंट की जो ऑपरेशन है उसके तहत ये ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी कि इन आतंकियों को किसी भी तरीके से पकड़ना है और इनको ढेर करना है। बड़े पैमाने पे भारतीय सेना के विशेष कमांडो, भारतीय सेना, उसके साथ साथ सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो है वो लगातार इन घने जंगलों को सर्च कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। पहलगाम हमले पर इस वक्त एक और सबसे बड़ा खुलासा, और हम जो अब आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि हमले को लेकर जो रिपोर्ट अब तक तैयार की गई है उसके मुताबिक आतंकियों का बड़ा मकसद हिंदू सैलानियों के साथ साथ विदेशियों को भी मारने का था, और तभी नेपाल और यूएई के एक एक नागरिक की हत्या हुई। आतंकवादी जब हमला कर रहे थे तो वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के भी संपर्क में थे, उनके कांटेक्ट में थे। मुजफ्फराबाद और कराची में बैठे हैंडलर्स पहलगाम में आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। इसको लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि आतंकवादियों का आका पाकिस्तान में, और हमले के वक्त आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के कांटेक्ट में थे। ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, और कराची और मुजफ्फराबाद में बैठे हैंडलर्स आतंकियों को जिस तरीके से निर्देश दे रहे थे, इसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि आतंकियों को हैंडलर से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला। आतंकियों के धर्म पूछने का मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना, और शक ना हो इसलिए सेना की वेशभूषा में ये आतंकवादी आए थे। आतंकियों के पास पाकिस्तानी सेना के हथियार होने का शक है, और आतंकियों के पास हाईटेक संचार उपकरण भी थे। मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार इस पूरे मामले पर जिस तरीके से हमें डिटेल इनपुट देते आए हैं, इन्हीं आतंकियों के हैंडलर्स को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए, जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए अब तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो चुकी है, जिसमें साफ तौर पर पता चल चुका है शुरुआती तफ्तीश में कि दरअसल पूरा जो ये आतंकी ऑपरेशन था वो पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। बाकायदा जो हमलावर थे, जो आतंकी थे, वो सभी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में थे, उसी के इशारे पर हमले को अंजाम दे रहे थे। इससे पहले रेकी भी उन्हीं के इशारे पर की गई, जिसमें बाकायदा ओवरग्राउंड वर्कर जो होते हैं OWG, उनका एक अहम रोल इसके अंदर रहा। तो लिहाजा अब तक की तफ्तीश में ये साफ हो चुका है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। अचानक से किया गया हमला नहीं था, क्योंकि जिस तरीके के वेपन्स उनके पास थे, जिस तरीके से हमला बोला गया, जिस तरीके से आपस में वॉकी टॉकी के जरिए कम्युनिकेट कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें ये साफ करते हैं कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। और जो हैंडलर है वो इस वक्त कराची में बैठा हुआ है, मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ है, और वहीं बैठकर अपने इन आतंकियों को पूरे तरीके से ऑपरेट कर रहा है। जी
आतंकी हमले पर टीवी9 का एक और बड़ा खुलासा, क्योंकि आतंकियों ने कैमरा लगा हेलमेट पहना हुआ था। पूरे हमले को आतंकियों ने रिकॉर्ड भी किया और 3 आतंकियों ने मृतकों को एक जगह पर इकट्ठा किया। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कर दिया गया। तो जिस तरीके से इस पूरे हमले की प्लानिंग हुई और जैसे टूरिस्ट को टारगेट करते हुए इस हमले को एग्जीक्यूट किया गया, उसी को लेकर एक एक बड़ा खुलासा, जहां आतंकियों ने हेलमेट पहने हुए थे, उस पे कैमरा लगा हुआ था, बकायदा किस जगह पर कैसे वो हमले को अंजाम दे रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। पूरे हमले को आतंकियों ने जिस तरीके से रिकॉर्ड किया, उसको लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। हमले के वक्त आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के कांटेक्ट में थे, यह एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको बताई कि कराची और मुजफ्फराबाद में बैठे हैंडलर्स आतंकियों को लगातार निर्देश भी दे रहे थे। हमारे सहयोगी लगातार इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आतंकी हमले पर टीवी9 ये बड़े खुलासे कर रहा है और जिस तरीके से उन्होंने हमले को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया है, उसको लेकर और क्या बड़े खुलासे हुए हैं। मेरे सहयोगी आदित्य राज कौल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदित्य, सबसे बड़ा सवाल यही कि किस तरीके से आतंकी लगातार कांटेक्ट में थे पाकिस्तानी आकाओं के साथ, और एक दूसरा बड़ा सवाल कि कैसे बकायदा रिकॉर्डिंग करते हुए, क्या यह लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी? मेरे सहयोगी आदित्य से मैं एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूं, लेकिन उससे पहले ये आतंकियों के पाकिस्तानी हैंडलर आखिर कौन है, इसको लेकर एक सबसे बड़ी खबर। आतंकवादियों के हेलमेट पर कैमरे लगे हुए थे, आतंकियों ने नरसंहार की बकायदा वीडियोग्राफी की है और आतंकवादियों ने बेसुरन में आए पर्यटकों को जमा किया। महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग लाइन बनाकर खड़ा कर दिया। पुरुषों की उनके धर्म के आधार पर पहचान करवाई गई और पर्यटकों से कलमा पढ़ने को भी कहा गया। कुछ पर्यटकों को दूर से गोली मार दी गई। पहलगाम के बेसुरन को जानबूझकर चुना गया और बेसुरन में घने जंगलों की वजह से छिपना भी इनके लिए आसान था और यही वजह है कि यहां पर पहुंचते ही किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग के तहत हमले को अंजाम दिया, उसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात आतंकियों के पाकिस्तानी हैंडलर को लेकर क्या बड़ी खबर अब तक सामने आई है। आदित्य, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताएं क्या इनपुट इस बारे में? जी, इनपुट्स यही हैं कि 4 पाकिस्तानी आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व थे और इनकी जो शिनाख्त की गई है, फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है बेसरन में अभी चल रहा है। बहुत सारी मीडिया को भी वहाँ पर अलाउड नहीं है जाना। गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ का दौरा किया था और अभी करीबन 10 ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्लोमेटिक तर्ज पर, कूटनीतिक तर्ज पर और मिलिट्री काइनेटिक तर्ज पर जो भारत सरकार देख रही है इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेरर अटैक। आज 6 बजे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग है जिसमें गृह मंत्री, विदेश मंत्री और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसको चेयर करेंगे और उसके बाद एक डिटेल स्टेटमेंट भी दिया जाएगा। और 2 pronged अप्रोच भारत सरकार इसको देख रही है, एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तर्ज पर एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स देने का। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे आतंकवादी जिन्होंने ये घटना की, बहुत लोगों को मारा, उसके बाद महिलाओं को बोला कि प्रधानमंत्री मोदी को आप ये जवाब ज़रूर दें कि हमने आपको छोड़ दिया है लेकिन इन लोगों को मार दिया है, ये हमारा जवाब है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टली टारगेट किया है, आतंकवादियों ने भी एक मैसेज कन्वे किया है और इसी के तहत मुझे लगता है कि एक कड़ा रिस्पॉन्स जो है भारत सरकार मिलिट्रीली और डिप्लोमेटिकली देखेगी। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं, कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है जो एज एविडेंस भारत सरकार, NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज तैयार कर रही हैं, डॉजियर्स तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि जो डिप्लोमेटिक कोर है, जो एम्बेसडर्स हैं, दिल्ली में राजदूत हैं, उनको भी ब्रीफ किया जाएगा कि पहलगाम में कैसी ये घटना घटी और इसमें पाकिस्तान आर्मी, आसिम मुनीर और पाकिस्तान की ISI का डायरेक्ट रोल है। इसके जो आका हैं वो लश्कर तोयबा या हाफिज सईद नहीं बल्कि पहलगाम अटैक के आका जो हैं वो आसिम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी ही हैं।
जो बड़ी खबरें अब तक इस पूरे मामले में सामने आई हैं उससे साफ है कि आखिर किस तरीके से साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। और पाकिस्तान के खिलाफ आपको बता दें बड़ा एक्शन संभव है, ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन को देखते हुए सैन्य और कूटनीतिक संबंध पर बड़े फैसले जिस तरीके से संभव हैं, भारत अपने राजनयिक वापस बुला सकता है, ये एक और सबसे बड़ी खबर आदित्य सामने आ रही है। जी, बहुत बड़ी खबर हम सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पे चला रहे हैं कि भारत 10 ऐसी चीज़ें डिप्लोमेटिकली देख रहा है कूटनीतिक स्तर पर जो पाकिस्तान के खिलाफ की जा सकती है। उसमें सबसे प्रथम ये है जो अपने हमारे राजनयिक हैं, अपने जो डिप्लोमेट्स अभी भी पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में हैं, उनको वापस बुलाया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो पूरी तरीके से बंद की जा सकती हैं और रिड्यूस की जा सकती हैं ईमेल ओनली पे। इसका मतलब ये कि उनके देश में हमारे राजदूत नहीं रहेंगे, हमारे देश में पाकिस्तानी राजदूत नहीं रहेंगे और ईमेल पे ही सिर्फ कम्युनिकेशन होगा। ऑलरेडी पुलवामा जो आतंकवादी घटना है उसके बाद डाउनग्रेडिंग ऑफ द टाइज हो चुका था और अब 10 ऐसी अलग अलग चीज़ों पे बैठक हो रही है, विदेश मंत्रालय में भी, गृह मंत्रालय में भी और रक्षा मंत्रालय में भी। इसी बैठक को देखते हुए जो बड़े फैसले हो रहे हैं उसी प्रमुख मुद्दे में ये बहुत बड़ी बात आपने आदित्य यहाँ पर बताई है, राजनयिक वापस बुला सकता है भारत अपने। उसमें एक और सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जहां पाकिस्तानी वीजा पर बैन संभव। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वक्त सामने आ रही है, इस पर आदित्य आपसे डिटेल चाहूंगी क्योंकि सिंधु जल समझौता खत्म करने पर भी विचार को लेकर बड़ी खबर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अगर इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से डिप्राइव करना है और उनको बहुत बड़ा एक कड़ा संदेश देना है तो इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से ख़त्म करना एक बहुत बड़ा मुझे लगता है स्टेप लेगा। एक मुद्दा ये भी है, डिस्कस हो रहा है ऑलरेडी, जो संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके तहत बहुत सारे नोटिस जो है पाकिस्तान को दिए गए हैं लीगल फ्रेमवर्क के अंडर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं हो रहा, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब ठीक से नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। साथ ही जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान आना चाहते हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए हो, चाहे वो मेडिकल चेकअप के लिए हो, सर्जरीज के लिए हो या किसी और विषय पे, तो पाकिस्तानियों पे पूरी तरीके से बैन लग सकता है, इंडिया आने पे वीज़ा बंद हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिप्लोमेटिक टाइज भी पूरी तरीके से बंद हो सकती हैं। तो कड़े फैसले जो हैं डिप्लोमेटिक स्तर पर, इकोनॉमिक स्तर पर और सिंबॉलिक स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ तो लिए जाएंगे, लेकिन एज अ होल गवर्नमेंट अप्रोच होगी। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े अलग अलग कदम जो हैं डिप्लोमेटिक तर्ज पे विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी सौंपी है प्रधानमंत्री कार्यालय को और NSA को कि ये कदम हम उठा सकते हैं और इस पे गंभीर जो है चर्चा आज शाम को 6 बजे होगी साउथ ब्लॉक में। बिल्कुल, दो बड़ी खबरें और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल के साथ साथ सुमित चौधरी ने बताई है, क्योंकि अब मिलिट्री स्तर पर जिस तरीके से एक्शन को लेकर बड़ी बैठक हुई है उसके बारे में सुमित ने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि आखिर किस तरीके से तमाम ब्रीफिंग्स दी जा चुकी है और हर परिस्थिति में तैयारी को लेकर सबसे बड़ी बात इस मीटिंग के तहत सामने आई। वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण खबर जो इस वक्त मेरे सहयोगी आदित्य राज कौल ने बताई कि इकोनॉमिक स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी अब पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से उसको अलग थलग करने की तैयारी है उस लिहाज से भी बड़े फैसले संभव है। लेकिन अब आतंकी हमले को देखते हुए जो बस 10 बड़े खुलासे हुए हैं, शरीर के निशान से धर्म की पहचान की, ये एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पूरे हमले में सामने आई कि आखिर किस तरीके से चुन चुनकर लोगों को टारगेट किया गया। आपको बता दें, शरीर के निशान से धर्म की पहचान की और इस बात की लेकर बड़े खुलासे उन चश्मदीदों ने भी करे, उन लोगों ने भी करे जिन्होंने अपनों को खोया है और सांप्रदायिक हिंसा भड़काना ही मकसद था, विदेशी नागरिकों को मारना मकसद था। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। और साथ ही चौथी महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से मुजफ्फराबाद के साथ साथ कराची से हैंडलर्स बैठे थे और लगातार उन्हें अपडेट किया जा रहा था। ट्रेन आतंकियों ने हमलावरों को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ। हेलमेट में लगे कैमरे से हत्या की रिकॉर्डिंग की गई और 3 आतंकियों ने पर्यटकों को एक साथ किया, जहां आपको बता दें कि महिला और पुरुषों को अलग कर दिया गया और जो 26 लोग जिन्होंने इस आतंकी हमले में जान गंवाई है, साफ है कि सभी पुरुष लोग।
पुरुष जिन्हें टारगेट किया गया, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ज्यादातर लोगों की मौत ज्यादा खून बहने से हुई है, इसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन अब पहलगाम हमले पर एक और बड़ी खबर यह है कि कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो पहलगाम हमले को देखते हुए जिस तरीके से लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, मेरे सहयोगी अंकित के साथ साथ जितेंद्र इस वक्त पहलगाम में ही मौजूद हैं और लगातार ऑपरेशंस को लेकर, सर्च ऑपरेशंस के लेकर भी बड़ी जानकारियां दे रहे हैं। और जो बात अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अंकित ने बताई कि सर्च एंड हिट के लिहाज से जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे अब कई लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, करतारपुर कॉरिडोर बंद करने पर विचार और सभी तरह के कारोबार पर रोक भी संभव है। वाघा बॉर्डर कार्यक्रम पर रोक भी संभव है। पाकिस्तान को अलग थलग करने को लेकर किस तरीके से भारत सरकार अब बड़े फैसले ले सकती है, इस बारे में मेरे सहयोगी आदित्य राजकौल एक जानकारी हमें दे रहे हैं। और आदित्य, इस वक्त एक और ये सबसे बड़ी खबर, करतारपुर कॉरिडोर बंद करने के लिहाज से और हर तरह के कारोबार पर रोक के लिहाज से बड़ा एक्शन। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है कि करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद किया जा सकता है। ये भी एक अहम पहल थी। करीबन 2019 के आसपास जब करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करतारपुर में किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान और बाकी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से भी वहाँ गए थे। इसका इनॉग्रेशन हुआ था। लेकिन अब जब डिप्लोमेटिक टाइज ही नहीं है तो करतारपुर कॉरिडोर का क्या मतलब। और करतारपुर कॉरिडोर को भी खालिस्तानी जो है रिक्रूटमेंट के लिए पाकिस्तान ने बार बार इस्तेमाल किया। तो हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो, जहाँ करतारपुर कॉरिडोर को पूरी तरीके से बंद किया जाए। ऑलरेडी 2019 के पुलवामा आतंकवादी घटना के बाद जो है ट्रेड ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। बहुत ही एक्सक्लूसिव इमरजेंसी जो ट्रेड है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो या कुछ एग्रीकल्चर हो, वो अभी चल रहा है। और थर्ड पार्टी कंट्रीज़ जो हैं जैसे यूएई है, उनके थ्रू ट्रेड चल रहा है। वो ट्रेड भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, इस पे भी चर्चा हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी, जो वाघा बॉर्डर है, हुसैन वाला बॉर्डर है और साथ में आरएसपुरा बॉर्डर है पंजाब और जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जो रोज़ शाम को एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, एक सेरेमनी होती है पाकिस्तान के फौजियों और हिंदुस्तान के बीएसएफ के बीच में, वो सेरेमनी को भी बंद किया जा सकता है। क्योंकि जब कूटनीतिक संबंध ही नहीं, जब आतंकवादी हमले बार बार हो रहे हैं, तो उस सेरेमनी का क्या मतलब। तो ये कुछ अहम कदम हैं जो कूटनीतिक स्तर पर जो भारत के राजनयिक हैं और जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एस जयशंकर की अगुवाई में अभी मिल रहे हैं दिल्ली में साउथ ब्लॉक में, ये कुछ कड़े कदम ट्रेड के ऊपर, डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जो स्टेप्स ले सकते हैं वो लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान से राजनयिक संबंध खत्म करने को लेकर और जिस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करने को लेकर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, इसके बारे में आदित्य हमें खबर दे रहे हैं। और साथ ही सुरक्षा परिषद में सबूत भी रखे जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में डर के माहौल को लेकर एक सबसे बड़ी खबर, जहां पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट भी जारी किया गया। पाक सेना के साथ साथ एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। संभावित हमले को लेकर पाकिस्तान किस तरीके से चौकन्ना है, इस बारे में क्या जानकारियां अब तक सामने आई है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। और उसके बाद सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब इसी तरीके से यह साफ हो चुका है कि लगातार भारत सरकार के इस एक्शन पर पाकिस्तान की भी नजर है और पाकिस्तान में डर का माहौल है। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। पाक सेना के साथ साथ एयरफोर्स भी कैसे अलर्ट है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। पाकिस्तान में डर, क्योंकि कभी भी हमला, पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। पाक सेना के साथ साथ वायुसेना भी कैसे अलर्ट पर है। एलओसी पर सभी फॉरवर्ड बेस में अलर्ट को लेकर खबर सामने आई है। यहां तक कि पेट्रोलिंग पार्टीज को भी बेस में रहने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, पाक सेना की 10th कोर में सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है। पाक सेना की 10th कोर के पास पीओके की जिम्मेदारी और 10th कोर में आर्टिलरी मूवमेंट जिस तरीके से देखी गई है। सुमित, थोड़ी देर पहले यही सबसे बड़ी खबर आपने बताई, क्या जानकारी इस बारे में? और देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान में इस समय बहुत ज़्यादा हड़कंप है। खास बात यह कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी सेना को अलर्ट जारी कर दिया है, फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर जो पेट्रोलिंग होती थी उसको रोक दिया गया है। खासतौर पे 10 कोर जो है उसके सभी लोगों को कहा गया है कि वो अपने बेसिस को छोड़ के ना जाए। और जो मूवमेंट है आर्टिलरी की और जो फोर्सेस की एडिशनल मूवमेंट नोटिस की गई है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में बौखलाहट है, और बौखलाहट इसलिए भी क्योंकि अभी पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत का जवाब निश्चित तौर पर आएगा। और मैं आपको बताऊं कि आज जब रक्षा
मंत्री की बैठक करीबन 2.5 घंटे चली। उसमें तीनों सेनाओं प्रमुख ने अपनी अपनी तरफ से डिटेल रिपोर्ट रक्षा मंत्री को बताई। सीडीएस की तरफ से रिपोर्ट बताई गई कि आखिरकार इस समय ताजा हालात क्या हैं। तो ना सिर्फ कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बड़ा है उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाना, बल्कि उन पिन पॉइंट हॉटस्पॉट्स को भी टारगेट करना या फिर उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करना, यह भी डिस्कशंस का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको लेकर सीसीएस की जब बैठक होगी इन सभी पॉइंट्स को रखा जाएगा और फिर यह तय किया जाएगा कि भारत की नीति ना सिर्फ इस समय पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी रहेगी, बल्कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को हर जगह से, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य बता रहे थे कि चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, या फिर आप कह सकते हैं कि अदर मीन्स ऑफ आइसोलेशन भी भारत इस्तेमाल करेगा और कॉर्डन करेगा पाकिस्तान को। एक तरफ ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए पाकिस्तान अभी भी ना सिर्फ इन टेररिस्टों को पाल रहा है बल्कि लगातार भारत की सरजमीन पर दहशत फैलाने के लिए इन इलाकों में भेज भी रहा है। तो भारत की पूरी कोशिश होगी कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्शन तुरंत लिया ही जाएगा, बल्कि आइसोलेशन भी किया पाकिस्तान में है उसको लेकर एक एक खबर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान डर गया। भारतीय हमले के डर से पाकिस्तान डरा। फवाद चौधरी ने भारतीय हमले की बात की है। भारत हमला करेगा तो हम सब साथ। और पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा, जहां पीओके में रची गई हमले की साजिश। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे। रावलकोट में रची गई हमले की साजिश को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। रावलकोट में लश्कर आतंकी अबू मूसा दिखा। और इस बीच आपको बता दें ये एक और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कि कैसे पीओके में हमले की साजिश रची गई, रावलकोट में रची गई हमले की साजिश। पहलगाम में आतंकी हमला, पीओके में साजिश रची गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीओके के रावलकोट में आतंकियों की मूवमेंट देखी गई। लश्कर कमांडर अबू मूसा की गतिविधियां भी तेज हुई। अबू मूसा ने आतंकवादियों के साथ बैठक की और बैठक में जम्मू कश्मीर में जिहाद तेज करने का ऐलान हुआ। बैठक में आतंकवादियों को खास टारगेट दिए गए और पहलगाम के आतंकियों को अबू मूसा से संबंध भी संभव है। टीआरएफ चीफ सैफुल्लाह अबू मूसा और हाफिज का भी खास है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले पहलगाम आतंकी हमले पर जो एक बड़े खुलासे हुए हैं, क्या जानकारी फिलहाल, किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग हुई? टीआरएफ चीफ को लेकर सैफुल्लाह अबू मूसा और हाफिज का खास, इसको लेकर किस तरीके से सोर्सेज से अभी बड़े खुलासे हुए हैं? जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुजफ्फराबाद और इसके अलावा कराची की तरफ इशारा करता है, लेकिन जो अभी एक वीडियो जो जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, रावलकोट का वीडियो है जहां पर लश्कर तैयबा के कई बड़े आतंकी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए, इस मीटिंग के अंदर जमा हुए और वहां पर किस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगला गया, साथ ही एक धमकी भी वहां पर दी गई। तो इसको लेकर भी इस वीडियो का जो पहलगाम हमला है उसके साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है, तो इन तमाम एंगल पर अब तफ्तीश की जा रही है। एनआईए मौके पर मौजूद है, जो चश्मदीद उस वक्त वहां पर मौजूद थे उन सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। साथ ही उन लोकेशंस को लोकेट किया गया है जहां से आतंकियों ने एंट्री की। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार वो फरार किधर की तरफ हुए, ताकि उनको जल्द से जल्द ट्रैक डाउन किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी कोशिश है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर है उनको पकड़ना, क्योंकि अगर इन आतंकियों की कमर तोड़नी है तो वो है ओवरग्राउंड वर्कर, और उसकी धरपकड़ सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है और वही एक अहम लीड इन आतंकियों के बारे में दे सकता है। जी, पहलगाम आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा, आतंकी हमला सोची समझी साजिश। आपको बता दें हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश। सोर्सेस के हवाले से खबर, टीआरएफ के फॉल्कन स्क्वाड ने हमला किया। आपको बताते हैं पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी जिस आतंकी संगठन ने ली है वो है क्या और उसका कैसे गठन हुआ। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है और टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का मुखौटा है। टीआरएफ को लश्कर से डायरेक्ट फंडिंग है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ये संगठन बना और लश्कर ए तैयबा से ध्यान हटाने के लिए नया संगठन बनाया गया। आपको बता दें आईएसआई ने लश्कर की मदद से ये संगठन बनाया। मकसद साफ है, पाक को एफटीएफ की
ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल दबाव कम करना। पहले ऑनलाइन यूनिट के तौर पर यह काम करता था, बाद में खुद को ग्राउंड ग्रुप में इसने तब्दील किया और भारत ने 2023 में ही आतंकी संगठन इसे घोषित किया। हाफिज सईद का खास है टीआरएफ चीफ। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक सेना आईएसआई का वीवीआईपी गेस्ट है सैफुल्ला। भारत के खिलाफ जहर उगलता है सैफुल्ला, और सैफुल्ला आतंकी को लेकर इस वक्त जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, ये एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाफिज सईद का खास टीआरएफ चीफ, पाक सेना आईएसआई का वीवीआईपी गेस्ट सैफुल्ला। आतंकी सैफुल्ला को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद कसूरी। सैफुल्ला टीआरएफ का मुखिया है। सैफुल्ला टीआरएफ की आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। सैफुल्ला लश्कर-ए-ताइबा का डिप्टी चीफ है। लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। सैफुल्ला पाकिस्तानी सेना का चहेता है और पाकिस्तान में वीवीआईपी गेस्ट की तरह घूमता है। 2 फरवरी खैबर पख्तूनख्वा एक कार्यक्रम में शामिल हुआ, जनसभा को संबोधित किया और इसी जनसभा के संबोधन के दौरान उसने भारत के खिलाफ जहर उगला। सैफुल्ला ने कहा, 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर हमारा कब्जा होगा। सभा का आयोजन पाक सेना और आईएसआई ने किया था। सुमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सुमित, ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई जनसभा के बीच संबोधन के जरिए भारत के खिलाफ उसने जैसे जहर उगला, उसको लेकर फिलहाल और क्या जानकारी सामने आई? देखिए, ये तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि ना सिर्फ इन टेररिस्ट जो पनागा बनाए बैठे हैं पाकिस्तान में अपनी, बल्कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तरफ से भी लगातार जो प्रोवोकेशन किए गए, लगातार उनकी तरफ से जो बयान दिए गए और जो तैयारियां लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आपने देखा कि सीजफायर वॉलेशन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किया। कई इन्फिल्ट्रेशन रूट्स के ऊपर हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी जो थी वो लगातार फायर देकर कवर कर रही थी ताकि आतंकी घुसपैठ कर सके। तो ऐसे सारी चीजें, जो ऐसे सारे फुटप्रिंट ये दर्शाते हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी की सोची समझी साजिश थी। वो लगातार ना सिर्फ अपनी आवाम को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम हार रहे नहीं हैं, हम लगातार बड़े अटैक्स को इनिशिएट करेंगे, हम कश्मीर में अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे। और यही वजह है कि ऐसे बयान, इस तरीके की वारदातें बहुत, आप कह सकते हैं हाल के दिनों में ज्यादा सामने देखने को मिली। और ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान आर्मी अब लगातार अपने बलूचिस्तान की चीजों से डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर में ऑपरेशन ज्यादा चलाना चाहती है, ताकि उसको लगता है कि आवाम की जो सवाल खड़े हो रहे थे पाकिस्तान आर्मी की काबिलियत को लेकर, लगातार उनके पैटर्न्स को लेकर, उनके अनप्रोफेशनलिज्म को लेकर, उसको लेकर वो बचना चाह रहे थे। और यही वजह है कि इस तरीके के अटैक्स इनिशिएट किए गए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, खासतौर पर कश्मीर के अंदर। सुरभि है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे फ्रंट को लेकर भी लगातार बड़े खुलासे हुए, मकसद इनका क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं और जिस पैटर्न के तहत अभी हमलों को अंजाम दिया गया है, जाहिर सी बात है भारत भी एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उसी एक्शन को लेकर सबसे पहली बड़ी खबर के साथ मैंने आपके सामने शुरुआत की कि कैसे हर परिस्थिति के लिए तैयार है भारत। और करतारपुर कॉरिडोर बंद करने को लेकर बड़ी खबर आई है, सभी तरह के कारोबार पर रोक संभव है, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर आपको TV9 बता रहा है। यहां तक कि वाघा बॉर्डर कार्यक्रम पर भी कैसे रोक संभव है, इसको लेकर भी बड़ी खबर हमने आपको बताई। पाकिस्तान को अलग थलग करने की पूरी तैयारी, और पाकिस्तान को अलग थलग किस तरीके से किया जाएगा, सुरक्षा परिषद में भी अब बाकायदा सबूत रखे जाएंगे। और आपको बता दें, करतारपुर कॉरिडोर बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बीच ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि सभी तरह के कारोबार पर भी रोक संभव है। तो हर लिहाज से पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की ये तैयारी, और आने वाले वक्त में इस लिहाज से किस तरीके से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, उसके बारे में एक एक जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष दे रहा है। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर अमित शाह की तरफ से कहा गया कि इस हमले का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वालों को नहीं बख्शेंगे। उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब घटना वाली स्थल पर, घटना वाली जगह पर जहां आतंकी हमला हुआ, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। आतंकी हमले का दर्द हर भारतीय को है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और बेगुनाह और मासूम लोगों को मारने वालों को नहीं बख्शेंगे, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा।
पहलगाम में आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश है और जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने कैसे प्रदर्शन किया, आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की, ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। श्रीनगर, जम्मू से लेकर पुंछ में लोगों ने सड़क पर उतरकर आतंक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर प्रदर्शन किया है। मुंबई से लेकर पटना तक पाकिस्तान का पुतला और पाकिस्तानी झंडे को जलाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की एक ही मांग, अब और नहीं, अब आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए। कानपुर में हुए उस प्रदर्शन की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। जम्मू, श्रीनगर और कानपुर की ही तस्वीर आपके सामने है। भोपाल से तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा में किस तरीके से दुकानें बंद हैं, पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई के साथ साथ पुंछ में किस तरीके से बीच सड़क पर आग लगा दी गई, उसकी तस्वीर आपने देखी। और ये देखिए कैसे बैनर पोस्टर्स बनाते हुए पुतला फूंका जा रहा है। कानपुर की ये तस्वीर, उत्तर प्रदेश के कानपुर से विरोध की ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की एक ही मांग, अब और नहीं, आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए। कानपुर में लोगों ने कैसे गुस्सा जाहिर किया, तस्वीर आपने देखी। अब अगली तस्वीर, पहलगाम हमले के बाद जम्मू में लोगों के गुस्से की यह तस्वीर देखिए। सड़क पर हजारों लोग उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का पुंछ भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कैसे उबल रहा है। लोगों में आतंकी घटना के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उसकी एक एक तस्वीर जितेंद्र इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जितेंद्र से सवाल करने के साथ साथ मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर भी आपको दिखा देती हूं। आतंकी घटना के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर सामने आई है। लोगों ने आतंकवाद का पुतला जलाया और नारेबाजी की। लोगों ने आतंकियों को सबक सिखाने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। छब्बीस लोगों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके फिलहाल शरीर आपको बता दें, 28 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। उनके शरीर इस वक्त एयरपोर्ट लाए जा रहे हैं। जीत भाटी मेरे सहयोगी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, क्या खबर इस बारे में फिलहाल? बिल्कुल, देखिए नेवी के अधिकारी हैं विनय नरवाल, जिनके जो हत्या जो है वो आतंकवादियों ने की है। एयरपोर्ट में मौजूद हूँ, यहाँ पर अधिकारी जो हैं नेवी के वो पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ एयरपोर्ट से लिया जाएगा। उनका जो सैन्य सम्मान है वो किया जाएगा। उसके बाद नरवाल को जो है करनाल के, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गाँव ले जाया जाएगा, वहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। और आपको बता दें कि 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी। हनीमून के लिए वो 21 तारीख को पहलगाम गए थे और वहाँ पर 22 तारीख को उनके साथ में ये आतंकवादी जो घटना घटी, कायराना हरकत जो की गई है, उसमें उनकी जो है मौत हुई है। उनकी पत्नी के सामने उनको जो है उनका गोली मार के उनकी हत्या की गई है। तो उनका पार्थिव शरीर जो है वो कुछ ही पलों में बाहर आने वाला है, उनको लाया जाएगा। क्योंकि नेवी के में वो लेफ्टिनेंट थे, 2 साल पहले ही उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया था। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं और अब उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाने की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। और देखिए फिलहाल हर तरफ गम है, क्योंकि जिस तरीके से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है और टूरिस्ट, जो निहत्थे टूरिस्ट वहाँ पर गए हुए थे पहलगाम में, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई आतंकवादियों द्वारा। तो फिलहाल उनमें से एक नरवाल है, विनय नरवाल, जो कि करनाल के रहने वाले हैं और उनका पार्थिव शरीर कुछ ही पल में यहाँ से बाहर लाया जाएगा। और जिस तरीके से प्रोटोकॉल होता है नेवी का, उसके तहत उनके पैतृक गाँव में ले जाया जाएगा। उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त में जहां नेवी कमांडर वहां पहुंचे हैं, विनय नरवाल की डेड बॉडी को वो रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट से ही लगातार ये तस्वीरें आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है लोगों के गुस्से की, जो आज सड़क पर नजर आया। और पहलगाम हमले के बाद स्थानीय लोग किस तरीके से गुस्से में है उसको लेकर भी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के सफाई की बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह से ये अपील की गई, कातिलों का जल्द से जल्द सफाया हो। तो स्थानीय लोगों के गुस्से की तस्वीर प्रदर्शन के तौर पर आपने देखी, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के सफाई की बात कही है। ये एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
गृह मंत्री अमित शाह से यह अपील की गई, कातिलों का जल्द से जल्द सफाया हो। ये निकले हैं कि कल इंसानियत का कत्लेआम हो गया। ये हम कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे बेटे थे, वो हमारे बच्चे थे, वो हमारे भाई थे जो कल हमसे जुदा हो गए। क्योंकि कल से इंसानियत शर्मसार है, कश्मीरियत शर्मसार है। कल मुल्क का कत्ल हुआ, कल कश्मीरियत का कत्ल हुआ, कल इंसानियत का कत्ल हुआ। ये नहीं होना चाहिए। सजा चाहते हैं आप मैं अपील करता हूँ, बहुत बाना अपील करता हूँ, अमित शाह साहब, हमें 24 घंटे में इसका रिजल्ट चाहिए। हमें 24 घंटे में कातिल चाहिए। आप क्या जवाब दोगे उनको जिनके बच्चे नहीं रहे, जिनके माँ नहीं रहे, जिनकी बहन नहीं रहे, उनको क्या जवाब देंगे? हमें 24 घंटे, आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। 24 घंटे में हमको चाहिए। अगर 24 घंटे में आपने इसका रिजल्ट नहीं दिया, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तब तक अगर हम मरेंगे भी तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कातिल नहीं चाहिए। हमें जब तक कातिल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा एक ही चीज हमारे पास बचा है कश्मीरियों के पास, वो हो गया इंसानियत। अगर ये इंसानियत भी शर्मसार हो गई, इस इंसानियत का भी कत्ल हो गया, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। फिर हमको भी मारो इनके साथ, हमें जीने का कोई मतलब नहीं है। जिस जिंदगी में इंसान की कोई कदर ना हो, जिस जिंदगी में इंसान का कत्लेआम हो, हमें वो जिंदगी जरूरत नहीं है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर जैसे ही भारत लौटे, बड़ी खबर आपको बता दें, विमान से उतरते ही एनएसए डोभाल से जानकारी ली, एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल मीटिंग भी हुई। पाकिस्तान को पीएम का कड़ा संदेश। एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जेदा से लौटते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया और सऊदी जाते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वापस आते हुए पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करते हुए पाकिस्तान को पीएम ने कड़ा संदेश दिया है। और पहलगाम आतंकवादी हमले पर सूत्रों से एक और बड़ी खबर आपको बता दे पाकिस्तान को पीएम के कड़े संदेश के बारे में तो मैंने आपको खबर बताई, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले पर सूत्रों से यह बड़ी खबर है। हमले की कमान पाक आतंकवादी के हाथ में थी। हमले में लगभग 6 आतंकवादी शामिल थे। साथ ही आतंकवादियों के पास AK-47 जैसी राइफल भी थी। को लेकर जिस तरीके से हमले को लेकर खुफिया सूत्रों से बड़े दावे हुए हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 4 आतंकियों ने हमला किया। 2 हमलावर कश्मीर के रहने वाले, 2 पाकिस्तानी आतंकी शामिल और आतंकियों के शरीर पर कैमरे लगे थे। चारों आतंकी TRF से जुड़े हैं। पहलगाम में अचानक कैसे गोलियां चल रही थी, कैसे आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं, आतंकी क्या बोलकर गोली मार रहे थे, सुनते हैं क्या कह रहे हैं चश्मदीद। क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करें प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना, प्लीज। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. और इस आतंकी हमले को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है।
एक और सबसे बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के पीएम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से थोड़ी देर पहले हुई बात और दोषियों पर कड़ा एक्शन हो, यह बात पीएम एल्बनीज ने कही है। मुश्किल वक्त में भारत के साथ।